तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई में थोड़ा सा व्यस्त होंगे। पता है क्योंकि न्यू सेशन हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, 2023 आ चुका है। और जो बच्चे 10th का तैयारी करने वाले हैं, जो 2024 में एग्ज़ाम देंगे, उनका तैयारी भी अब जारी हो चुका होगा। तो मैं हूं गोपाल कुमार और मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लास करवाऊंगा, जिसमें आप महत्वपूर्ण क्लास हमारा होगा मैथ का और साइंस का, है ना। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th का साइंस। तो देखेंगे हम लोग 10वीं कक्षा के विज्ञान में कितने किताब होते हैं, वो कितने नंबर के आते हैं और कौन सी किताब में कितने चैप्टर दिए हुए हैं, इनके बारे में हम लोग एक करके थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। और आज हम लोग एक चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में कुछ जानेंगे भी, ठीक है। तो आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को विज्ञान पढ़ाऊंगा 10th क्लास का, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं विज्ञान के बारे में। क्लास 10th स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान। इंग्लिश में कहते हैं हम लोग साइंस। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बिहार बोर्ड में साइंस कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, है ना। ये देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का बिहार बोर्ड में बोर्ड में 80 मार्क्स पूछे जाएंगे साइंस से। कितने नंबर का एग्जाम हम लोग का होगा, 80 नंबर का, और प्लस 20 नंबर प्रैक्टिकल आपको स्कूल से मिलेगा, है ना। तो हम लोग तैयारी करेंगे ये 80 मार्क्स का, ये 20 कहाँ से मिलेगा हम लोगों को, स्कूल से। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 100 मार्क्स, 100 नंबर का हम लोगों का साइंस का पेपर होता है। लेकिन उसमें से 80 मार्क्स आपका एग्जाम में पूछा जाएगा और 20 मार्क्स कहाँ से देगा, स्कूल से। 20 मार्क्स में तो 20 अंक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका संबंध हाई स्कूल के टीचर से अच्छा है तो आप लोगों को 20 में 20, 18, 17 आराम से मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोकस हम लोगों को करना है 80 नंबर पर। आपको बता दूं कि साइंस एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है हम लोगों का जिसमें फुल नंबर लाया जा सकता है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाएं, हर बातों को ध्यान से उसको रिवीजन करते जाएं टाइम पर, तो 80 में 80 आ सकता है आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर हम जिस प्रकार से आप लोग को पढ़ने बोलें और जिस प्रकार से पढ़ाएं, उस चीज़ों को आप लोग बढ़िया से ध्यान दें, तो आराम से हम लोग 80 में 80 ला सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग समय को बिना खपत करते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे कि विज्ञान क्या होता है, क्या है ये साइंस, व्हाट इज साइंस, है ना। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि 10वीं कक्षा के विज्ञान में कितने किताब होते हैं और कौन सी किताब में कितने चैप्टर होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, साइंस क्या है ये विज्ञान। परिभाषा तो सब जानते होंगे, पढ़ाए थे हम लोगों को सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, है ना। परिभाषा हम लोग आसानी से क्या किए हैं, रट लिए हैं। लेकिन
इसके पीछे का थोड़ा लॉजिक समझिए। ये विज्ञान है क्या असली अर्थ में? केवल परिभाषा को रटना नहीं है, इसको समझना है, फील कीजिए, अनुभव कीजिए कि ये विज्ञान है क्या। अगर ये विज्ञान नहीं होता तो क्या होता? सोचिए जरा, विज्ञान क्या है? क्या है विज्ञान? क्या है विज्ञान? जरा सोचिए क्या है विज्ञान। तो सिंपल शब्दों में अगर हम आपको बताना चाहें तो कोई भी अगर घटना घटित होता है या फिर कोई घटना घटने वाला है, उसके बारे में अगर हम लोग बढ़िया से जानते हैं, उसको खोजते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे होगा, नहीं होगा, खुद से क्वेश्चन करते हैं, है ना, उसमें हम लोग आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है, एक नया चीज़ मिलता है हमको, एक नया चीज़ का खोज होता है, एक नया ज्ञान की प्राप्ति होता है, और उसी नए ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान। जब हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, तो वहाँ से हमको एक नया चीज़ प्राप्त होता है, एक नया ज्ञान प्राप्त होता है, उसी नए ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो ऐसा समझिए, प्रकृति में कोई भी घटनाएं घटती है तो हमें एक नया सीख दे करके जाती है, एक नया ज्ञान दे करके जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्यों, कब, कैसे, जहाँ पे आया वही क्या है? विज्ञान है। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आ गया। सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब देखते हैं क्लास 10th के विज्ञान में कितने किताब होते हैं, कितने बुक्स होते हैं, और कौन से बुक्स में कितने चैप्टर होते हैं, इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं। तो मैं बता दूं, विज्ञान को टोटल 3 किताबों में बांट दिया गया है क्लास 10th में। विज्ञान साइंस को 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 किताब होते हैं क्लास 10th के साइंस में। पहला किताब हम लोगों का होता है, पहला किताब हम लोग का होता है भौतिकी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। दूसरा किताब होता है हमारा रसायन शास्त्र, जिसे हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। और तीसरा किताब होता है हमारा जीव विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बायोलॉजी। ये 3 किताब हम लोगों को पढ़ना है, और बहुत ही छोटा छोटा किताब है ये नहीं कि 3 किताब हो तो 3 को मिला करके 80 नंबर बहुत बड़ा, नहीं, आप लोग को नॉर्मल दिया गया है, इसमें कोई हाई लेवल पर नहीं दिया गया, नॉर्मल दिया गया है, पतला पतला किताब है। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में तो तीनों को एक ही में क्या किया गया है? मिला दिया गया है। तो 10वीं के विज्ञान को, दिग् विज्ञान में 3 किताब होते हैं, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले भौतिकी। क्या करते हैं स्टार्ट? पहले भौतिकी। तो पहले ये मैं बता दूं कि भौतिकी में कुल कितने चैप्टर होते हैं। भौतिकी में कुल कितने चैप्टर होते हैं? किन्हीं के मन में जाता होगा कि सर आप साइंस का तो परिभाषा बताएं, साइंस के बारे में बताएं, ये भौतिकी क्या है, जरा भौतिकी के बारे में भी बताइए। तो भौतिकी के बारे में क्या कहें? क्या है ये फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? क्या है फिजिक्स? ये दिन और रात का होना, ये ठंडी गर्मी बरसात का होना, वो तारों का चमकना, वो सूर्य का गर्म होना, ये लाइट जो आप देख पा रहे हो, ये आवाज़ जो आप सुन पा रहे हो, ये सब चीज़ें क्या है? फिजिक्स है। सारी चीज़ें क्या है? फिजिक्स है। प्रकृति में जो भी घटनाएं घटी उसके बारे में अगर कोई बताया तो वो कौन बताया? फिजिक्स बताया। जहां भी क्या, क्यों, कब, कैसे आया, उसके कॉन्सेप्ट को जिसने समझाया वो क्या है? फिजिक्स है। आसपास की दुनिया के बारे में जो बताया वो क्या है? फिजिक्स है। तो फिजिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए हम लोग उतना डिस्कस, जब 11th क्लास में जाएंगे तो फिजिकल वर्ल्ड का एक नाम है, चैप्टर है, वहाँ से बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स है क्या, क्या है,
है ना। नॉर्मली 10th क्लास में आप ऐसे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो भौतिकी के बारे में मैं बताऊं तो क्लास 10th के भौतिकी में कितने चैप्टर हैं, तो चलिए चैप्टर का नाम हम एक एक करके लिखते हैं। तो इसमें टोटल 10th क्लास के फिजिक्स में ये टोटल 6 चैप्टर हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और छठा है ऊर्जा के स्रोत। मैं बता दूं, पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, चौथा और पांचवा एक दूसरे से रिलेटेड है, और छठा में हम लोग जानेंगे कि ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमको उच्च ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया से इसको पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सारा चीज़ें यहाँ पर क्लियर, एक भी डाउट आपको रहने नहीं दिया जाएगा, सारी चीज़ों को बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर पर आते हैं, प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। आप ध्यानपूर्वक देखें, इसमें दो चीज़ें आया है, एक आया है आपका प्रकाश, दूसरा आया है परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में पूरी अच्छी तरीके से हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद कहाँ पे आएंगे हम लोग, परावर्तन में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। लाइट, प्रकाश क्या है, क्या है प्रकाश, बताइए क्या है प्रकाश। सोचिए, अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या होता। अगर हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हमको कैसा दिखाई देता है, पूरा संसार अंधेरा दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण लगता है तो पूरी पृथ्वी अंधकार से भर जाती है, और जब सूर्य ग्रहण खत्म होता है, प्रकाश जब पृथ्वी पर आती है तो सारी चीज़ें हमको दिखाई देने लगता है। जरा फील कीजिए कि प्रकाश क्या है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कह सकते हैं, जिससे कि हम कोई भी वस्तु को साफ साफ देखते हैं। तो कह सकते हैं प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा है जो कि हमारे आँखों को किसी वस्तु को साफ साफ देखने में सहायता प्रदान करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश। प्रकाश का ऊर्जा के रूप में हम लोग उसको देख सकते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा है भी, है ना। तो लिख सकते हैं परिभाषा हम लोग, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को किसी वस्तु को साफ साफ देखने में सहायता प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को किसी वस्तु को साफ साफ देखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पे आता है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, प्रकाश का मतलब तो हम समझ गए हैं, जो हमारे आँखों को किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। स्रोत का अर्थ क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ें जहाँ से प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका स्रोत कहते हैं। जैसे जल का उदाहरण अगर हम लें तो जल का स्रोत क्या है, जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, सोचिए। जल प्राप्त होता है कुआं से,
तालाब से, नदी से, समुद्र से, नल से, ये सभी चीज़ों से क्या मिलता है हमको? जल। तो जल का स्रोत क्या हो गया? जल का स्रोत तालाब हो गया, कुआं हो गया, पोखर हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? जल का स्रोत है। उसी प्रकार से प्रकाश का स्रोत क्या है? तो जहाँ से प्रकाश प्राप्त होता हो, जहाँ से प्रकाश की उत्पत्ति होता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। तो लिख सकते हैं जहाँ से हम कह सकते हैं जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो उदाहरण में बताइए कहाँ कहाँ से प्रकाश हमको प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ से प्रकाश मिलता है? तो पहला है सूर्य, दूसरा क्या है? चंद्रमा। नहीं, चंद्रमा नहीं लेंगे, चंद्रमा प्रकाश स्रोत नहीं है। चंद्रमा से हमको प्रकाश प्राप्त नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश आता है और सूर्य का प्रकाश वहाँ से टकरा करके पृथ्वी तक आता है, तो हमको लगता है प्रकाश कहाँ से आ रही है? चंद्रमा से। हकीकत में चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं होता है, तो चंद्रमा हमारा प्रकाश स्रोत नहीं हुआ। प्रकाश स्रोत क्या हुआ? सूर्य हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि, ये सब क्या है? हमारा प्रकाश का स्रोत है ना। इन सभी चीज़ों से प्रकाश उत्पन्न होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, अर्थात प्रकाश सबसे ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न कहाँ से होता है? जरा सोचिए, कहाँ से होता है? सूर्य से। कहाँ से? सूर्य से। तो हम लिख सकते हैं, नोट करके लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। जितना प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है उतना प्रकाश कहीं से प्राप्त हमको नहीं होता है ना। चलिए अगला पॉइंट हमारा आ जाता है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु ये क्या होता है? जिससे प्रकाश उत्पन्न होता हो, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। तो लिख सकते परिभाषा, वह वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करता हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वह वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण जरा सोचिए, कौन कौन सी वस्तु से प्रकाश उत्पन्न हो सकता है? तो प्रकाश उत्पन्न होता है हमारा सूर्य से। सूर्य कैसा हुआ? प्रदीप्त वस्तु हुआ। क्या चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु होगा? नहीं होगा, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा हमारा प्रदीप्त वस्तु नहीं हुआ। सूर्य हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, बल्ब हो गया, दिया हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया इत्यादि। ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। ये सारी वस्तु कैसा है? प्रदीप्त वस्तु है। अब अगला आता है क्वेश्चन, अप्रदीप्त वस्तु क्या है? अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु क्या है? तो सिंपल है, प्रदीप्त का उल्टा क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त हो जाएगा।
वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, है ना। वह वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, दिमाग लगाइए, सोचिए जरा, कौन कौन सा ऐसा वस्तु है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, कौन कौन सा है। पहला ले लेते हैं किताब। क्या किताब प्रकाश उत्पन्न करती है? नहीं। कलम, कलम उत्पन्न करता है? नहीं। मिट्टी, क्या मिट्टी से प्रकाश उत्पन्न होता है? नहीं। पत्थर, क्या पत्थर से प्रकाश उत्पन्न होता है? नहीं। लकड़ी, क्या लकड़ी से प्रकाश उत्पन्न होता है? नहीं। इत्यादि। ये सारी वस्तुएं जो है हमारा वो अप्रदीप्त वस्तु है, इन सभी से प्रकाश किरण उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। जो प्रकाश उत्पन्न करे उसे प्रदीप्त कहते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न ना करे उसे अप्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा आता है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी का अर्थ क्या होता है? पारदर्शी का अर्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश किरण आसानी से आर पार हो जाए। नाम ही देखिए क्या है, पारदर्शी, जिससे पूरा पूरा आर पार दिख जाए, और पूरा पूरा आर पार तभी दिखेगा जब प्रकाश किरण आर पार हो जाएगा आसानी से, है ना। तो लिखेंगे वह पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जिससे प्रकाश किरण आसानी से आर पार हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। तो जरा एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण बताइए, कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश किरण आसानी से आर पार हो जाए। तो देखिए आपके सामने ये दो पदार्थ उपस्थित हैं। ये दोनों किस चीज़ का बना है? ये प्रिज्म है, आपको आगे बताएंगे, इसमें मानव नेत्र में आपको बताएंगे कि प्रिज्म क्या होता है ना, उसमें आपको बताएंगे। तो ये प्रिज्म क्या है? कांच का बना हुआ है। इसमें अगर देखें तो क्या होगा, आपको आर पार दिखाई देगा। अगर इसमें हम टॉर्च अगर बारें तो क्या होगा, प्रकाश किरण आसानी से आर पार हो जाएगा। ये कांच का बना हुआ है। ये भी देखिए आप सिंपल, अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो चलिए इसको ध्यान से देखिए। ये क्या है? आपका कांच का एक टुकड़ा है। इसमें आसानी से अगर हम ऐसे देखें तो पूरी तरह से क्या होगा, आर पार दिखाई दे देता है। टॉर्च बारेंगे तो प्रकाश किरण आसानी से आर पार चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? पारदर्शी पदार्थ। इसी प्रकार से जल में भी अगर हम लोग प्रकाश दें तो आसानी से आर पार हो जाएगा। वायु में भी आसानी से आर पार हो जाएगा। तो ये सारी वस्तुएं, ये सारी पदार्थें कैसा है? पारदर्शी पदार्थ है। ये सब से प्रकाश किरण आसानी से आर पार हो जाता है। हम लोग लिख सकते हैं उदाहरण में, कांच, पानी, हवा इत्यादि, ये सब हमारा कैसा पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ। ये सब से प्रकाश किरण आसानी से आर पार हो जाता है। दूसरा हमारा है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ, पारभासी
मतलब कुछ पार होता हो कुछ पार नहीं होता हो, कुछ पार होता हो कुछ पार नहीं होता हो। कहने का अर्थ ये हुआ कि कुछ कुछ प्रकाश किरण पार होता है और कुछ कुछ प्रकाश किरण नहीं होता है ना। तो लिख सकते हैं वह पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग ही आर पार होता हो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब जरा आप उदाहरण बताइए कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे कुछ कुछ प्रकाश किरणें कुछ कुछ प्रकाश पार होता है कुछ कुछ प्रकाश पार नहीं होता है। कौन कौन सा पदार्थ है? देखिए आपके सामने ये कांच कैसा है, अभी हम बताए ना ये पारदर्शी पदार्थ है, आसानी से प्रकाश किरण आर पार हो जाएगा। लेकिन इसी कांच को अगर हम बालू से या ईंटा से या पत्थर से अगर हम घिस दें इसको, तो इसी प्रकार इसी कांच से कुछ प्रकाश पार होगा कुछ नहीं होगा। अभी पूरा पार हो रहा है, लेकिन अगर इसको हम घिस दें ना तो कुछ पार होगा कुछ पार नहीं होगा। अर्थात इस कांच को घिसने पर यह कांच कैसा पदार्थ बन जाएगा? पारभासी। कैसा बन जाएगा? पारभासी। अर्थात कुछ पार होगा कुछ नहीं पार होगा। दूसरा उदाहरण है आँख की पलक। ये जो आँख की पलक है, आप आँख बंद करके इसे टॉर्च मारिएगा, देखिए यहाँ पूरा लाल दिखाई देगा। क्यों? कुछ प्रकाश किरण इससे पार हुआ और कुछ पार नहीं हुआ। इसीलिए अगर पूरा पूरा पार हो जाता तब तो पूरा साफ दिखाई देता, लेकिन साफ तो दिखाई देता नहीं, कुछ कुछ दिखाई देता। यहाँ पर लाल लाल कुछ दिखाई देता है, इसका मतलब है कुछ प्रकाश किरण पार हुआ कुछ पार नहीं हुआ। तो आँख का पलक हो गया, ये चमड़ा जो होता है चमड़ा, ये चमड़ा हो गया, रक्त हो गया, ये सारी वस्तुएं जो है हमारा पारभासी पदार्थ है। फिर एक कागज को आप ऐसे टॉर्च मारिए तो पार नहीं होगा, लेकिन उस कागज में अगर आप तेल लगा दीजिएगा ना और तब अगर लाइट दीजिएगा तो कुछ कुछ प्रकाश आर पार हो जाएगा। तेल लगा कागज भी हमारा कैसा पदार्थ है? पारभासी पदार्थ है। तो उदाहरण में हम लिख सकते हैं घिसा कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, चर्म, चर्म मतलब हो गया चमड़ा, सीधे लिखते हैं हम लोग चमड़ा, रक्त, रक्त अर्थात खून, आँख की पलक, आँख की पलक इत्यादि। ये सब हमारा कैसा पदार्थ है? पारभासी पदार्थ है। ठीक है। अब हमारा आता है अगला अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी जिससे बिल्कुल पार नहीं हो, जिससे बिल्कुल पार नहीं हो उसे हम लोग कहेंगे अपारदर्शी। जिससे बिल्कुल प्रकाश किरण आर पार नहीं हो, जरा सा भी नहीं आर पार हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी। तो लिख सकते हैं वह पदार्थ जिससे, सॉरी यहाँ पदार्थ लिखना भूल गए, अपारदर्शी पदार्थ, वह पदार्थ जिससे प्रकाश किरण बिल्कुल आर पार ना हो, बिल्कुल आर पार नहीं हो, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब जरा आप लोग सोचिए कि वह कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे जरा सा भी प्रकाश किरण आर पार नहीं होता है। तो देखिए आपके सामने मौजूद है ये डायरी। ये डायरी में आप कितना भी हेलोजन मार दीजिएगा ना तो इससे प्रकाश किरण जरा सा भी आर पार नहीं होगा। अगर आपके आँख के सामने ऐसे इसको अगर हम ढक दें और पूरा हेलोजन भी मार देंगे ना, फिर भी जरा सा भी प्रभाव आपके आँख पर नहीं पड़ेगा। अर्थात
इससे बिल्कुल प्रकाश किरण आर पार नहीं हो रही है। तो हम लिख सकते हैं कागज का मोटा गत्ता मिट्टी, है ना, मिट्टी हम लोग ले सकते हैं, किताब ले सकते हैं, पत्थर ले सकते हैं, ईंटा ले सकते हैं, है ना, इत्यादि बहुत सारी ऐसी हमारे आसपास वस्तुएं हैं। जिससे लकड़ी ले सकते हैं, लकड़ी से प्रकाश आर पार नहीं होता, लकड़ी, मोटा कपड़ा इत्यादि। ये सारी वस्तुएं हमारा कैसा वस्तु है, ये सारी पदार्थ कैसा है, अपारदर्शी पदार्थ है। इन सबों से कभी भी प्रकाश आर पार नहीं होगा, है ना। अब आता है सबसे मेन पॉइंट, प्रकाश किरण। ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी इतना में 1-2 ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म है। अभी जो बताएंगे छोटा सा जगह में जो बताएंगे, एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म है ना, प्रत्येक साल यहाँ से पूछा जाता है। देखते हैं वो ऑब्जेक्टिव कौन है, प्रकाश किरण क्या है। चलिए पहले इसको समझते हैं हम लोग। मान लिया जाए हमने एक टॉर्च बारा, ये क्या है, एक टॉर्च है, ठीक है, इसका स्विच है। स्विच को जब मैंने दबाया तो प्रकाश किरण ऐसे निकला, प्रकाश ऐसे निकला, ऐसे गया, पूरा हर एक जगह क्या हुआ है, प्रकाश किरण फैल गई है, ऐसे जा रहा है। अगर हम यहाँ पर एक पर्दा लगा दें, अगर मैं यहाँ पर एक पर्दा लगा दूं तो जरा सा भी प्रकाश किरण आर पार इससे नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस पर्दे में हल्का सा छिद्र कर दें, हल्का सा छिद्र कर दें, देखिए हल्का सा छिद्र किए, तो हल्का सा जब छिद्र करेंगे तो इससे एकदम पूरी सीधी और एक पतली रेखा जैसी प्रकाश निकलेगा, है ना। इस पर्दा में अगर हम हल्का सा छिद्र कर दें तो बिल्कुल सीधा और पतला एक रेखा जैसा प्रकाश निकलेगा। इसी प्रकाश को हम लोग कहेंगे प्रकाश किरण। क्या कहेंगे इसे हम लोग, प्रकाश किरण। अर्थात प्रकाश की सबसे छोटी इकाई, प्रकाश के सबसे छोटा भाग जो बिल्कुल एक सीधी रेखा में हो, जो बिल्कुल एक सीधी रेखा में हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश किरण। प्रकाश का सबसे छोटा भाग जो बिल्कुल सीधा हो, बिल्कुल एक रेखा जैसा हो, बिल्कुल पतला हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश किरण। क्लियर ये बात। तो हम लिख सकते हैं प्रकाश का वह सबसे छोटा भाग जो सीधी रेखा में हो, जो सीधी रेखा में हो, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश का वह सबसे छोटा भाग जो बिल्कुल सीधी रेखा में हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश किरण। अर्थात इस प्रकार से प्रकाश किरण को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, एक पतली रेखा दे देंगे और इस प्रकार से तीर का चिन्ह लगा देंगे। इससे ये पता चलता है कि प्रकाश यहाँ से निकल रही है और इधर जा रही है। ठीक है, ये हो गया। इसी का नाम क्या होता है, प्रकाश किरण। अब देखिए प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी रेखा में है। अच्छा, आप कभी देखे हैं कि टॉर्च हम बार रहे इधर तो लाइट ऐसे मुड़ गया, कभी ऐसा देखे? या फिर कभी ऐसा आप देखेंगे टॉर्च ऐसे बारें और लाइट ऐसे ऐसे करके जा रही है? नहीं, जिधर हम लाइट बारते हैं लाइट बिल्कुल ही सीधी रेखा में चलती है। तो यहां से हम कह सकते हैं नोट करके
कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बिहार बोर्ड डायरेक्ट पूछ देता है, लगभग साल पूछ देता है कि प्रकाश किरण गमन करती है, 4 ऑप्शन देगा, टेढ़ी रेखा में, सीधी रेखा में, इस तरह प्रकार का 4 ऑप्शन देगा। तो आंसर कौन सा सही होगा हमारा? सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। तो ये आज का क्लास यहीं तक। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में जो भी चीज़ें बचा हुआ है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और अगर आज आप लोग कुछ सीखें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर कोई डाउट हो तो, कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम सारा कमेंट को आप लोग को पढ़ेंगे और अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में अगर आप कुछ समझें, कुछ सीख पाएँ तो शायद हमें भी ऐसा लगेगा कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज का ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।